तो जैसा कि साथियों हम अपने पिछले कालांश में बात कर रहे थे कि व्याकरण क्या है, व्याकरण क्या है, उसके साथ हमने भाषा के बारे में विचार विमर्श किया, व्याकरण का सामान्य परिचय क्या होता है उसके बारे में। एक कल चीज हम थोड़ी सी बताना भूल गए थे, वो है कि हिंदी दिवस है 14 सितंबर को मनाया जाता है। तो 14 सितंबर को क्यों मनाया जाता है? और दूसरी चीज ये है कि हमारी जो हिंदी भाषा है वो देश में राष्ट्र भाषा है या राज्य भाषा है, ये दो बातें हैं, ठीक है ना। तो हमारी जो हिंदी भाषा है वो हमारी राज्य भाषा है, भारत की राष्ट्रीय भाषा नहीं है, भारत की राष्ट्रीय भाषा नहीं है, हिंदी हमारी राज्य भाषा है। 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस इसलिए मनाते हैं क्योंकि 14 सितंबर 1949 को 14 सितंबर 1949 को हमने हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया। इसीलिए हम हमेशा हिंदी को क्या करते हैं, 14 सितंबर को हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए भारतवर्ष में हिंदी दिवस मनाते हैं, ठीक है। ये थोड़ी सी चीज कल हम नहीं बोल पाए थे या नहीं बता पाए, तो ये आज देख लेना। उसके बाद कल हमने कहाँ तक पढ़ लिया था, वर्ण विचारों के बारे में बात कर ली थी हमने अपने पिछले क्लास में, और इसके साथ आज हम वर्ण विचार की बात को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे। वर्ण विचार को क्या करेंगे, आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे। आज हमारा विशेष फोकस रहेगा वो उच्चारण स्थान के बारे में। ये वीडियो आप सबके लिए भी महत्वपूर्ण है, ये क्लास आपके लिए भी महत्वपूर्ण है, उन व्यक्तियों के लिए भी महत्वपूर्ण है जो प्रतियोगी परीक्षाओं की क्या कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। मेहनत एक ऐसी चीज है कि जो आपको हमेशा अग्रसर या उत्तरोत्तर आगे बढ़ाएगी। आप जितना ज्यादा रिवाइज करोगे उतना ही ज्यादा याद होगा। एक बार मुझे भी पता है कि पढ़ने से याद नहीं होगा और ना एक बार पढ़ाने से याद होगा। आप जितनी बार अधिक पढ़ोगे उतना ही आपको क्या अच्छा और ज्यादा याद होगा। आप जितना व्याकरण एक ऐसी ही चीज है, आप उसका जितना दोहरान करोगे और जितना उदाहरणों के माध्यम से समझोगे आपको उतना ही अच्छा याद होगा। आप खुद प्रत्यक्ष अनुभूति करोगे उस समय आपको व्याकरण ज्यादा से ज्यादा याद होगी। और एक एक शब्द है, उस शब्द का अर्थ ढूंढिए, उस शब्द के टुकड़े करिए कि वो शब्द बना कैसे। हम जैसा कि संस्कृत में संधि वगैरह करते हैं, हिंदी में भी संधि वगैरह करते हैं, उपसर्ग को अलग करते हैं शब्दों में, तो इन शब्दों का हमें ज्ञान होना चाहिए कि ये शब्द कैसे बना, क्या ये अपने आप में स्वतंत्र शब्द है या इसमें शब्दों के आगे कोई अन्य शब्द जुड़ा जिसे उपसर्ग कहते हैं, या कोई दो शब्दों से मिला कोई संयुक्त स्वर, या जिसे संकर, हम ये कह सकते हैं कि कोई संकर शब्द है। भाषा आगे शब्दों के बारे में पढ़ेंगे, वहां एक मतलब संकर शब्द भी आएंगे। संकर शब्द है दो भाषाओं से मिला हुआ, जैसे हम कभी कभार बात करते हैं ना वर्ष गांठ, तो वर्ष अपने आप में संस्कृत शब्द है, गांठ अपने आप में हिंदी शब्द है, अपना देशज शब्द है, तो दो भाषा हो गई। तो उसी तरीके से हमें यह भी रखना है कौन से शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है, कौन से शब्द में उपसर्ग लगा हुआ है, और कौन सी कहाँ संधि हो रही है, संधि में क्या परिवर्तनता हो रही है। कभी कभार देखना कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसमें विकार उत्पन्न होता ही नहीं है, क्या उत्पन्न नहीं होता, विकार, तो इसका मतलब हमें समझ लेना चाहिए कि यहाँ संधि नहीं है, यहाँ संधि नहीं है, वहां क्या है कि हो सकता है दोनों शब्दों का संयोग हो, दोनों शब्दों का क्या हो। इसके बारे में हम विस्तृत चर्चा जिस समय करेंगे, जिस समय हम क्या उस समय करेंगे जिस समय हम क्या करेंगे, संधि, संधि है या समास है उनके बारे में पढ़ेंगे, तो वहां शब्दों को जोड़ने का काम किया जाता है। तो जैसा कि साथियों कल हमने पढ़ लिया था क से म वर्ण तक 25 वर्ण है जो स्पर्श व्यंजन है, 25 हमारे क्या है, स्पर्श व्यंजन। हमने स्वरों के बारे में पढ़ लिया था 11 स्वर है हिंदी में, 33 व्यंजन है, ठीक है। 33 में से 25 व्यंजनों की हमने बात कर ली थी, जिसमें एक हम पढ़ रहे थे स्पर्श व्यंजन। कौन सा व्यंजन, स्पर्श व्यंजन। और स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है, 25। स्पर्श व्यंजन है 25, क से लगाकर म तक, ठीक है। इन्हें क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन से बाद अगर हम आगे बात करें तो उसके बाद आता है अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन या अर्धस्वर। अंतस्थ व्यंजन भी कहते हैं और इसमें अर्धस्वर भी होता है, ठीक है, अपने आप में आधा स्वर। तो ये है 4, कितने हैं, 4। कौन कौन, य, र, ल, व, ठीक है। ये 4 क्या है, अंतस्थ व्यंजन। और उसके बाद है संघर्षी व्यंजन या संघर्ष स्पर्शी व्यंजन। संघर्ष स्पर्श व्यंजन या संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। इनकी संख्या है 4। स संकर वाला, स षटकोण वाला, स
हाँ, ये 4 क्या है? स्पर्श, संघर्ष स्पर्शी व्यंजन। कितने हो गए? 25 और 4 29 और 4 कितने हो गए? 33 33। अब इसके बाद अगर हम देखें तो ये तो 33 और 11 कितने हो गए? वर्णमाला के अनुसार। अभी जो वर्णमाला बात कर रहे हैं, 44 वर्ण बात कर रहे हैं, वो तो हमारे पूरे हो गए, लेकिन इन्हें हम और आगे बढ़ाएंगे। उसके बाद आपको पता होगा कि हमने अंग और आह को छोड़ा, अयोग वहां। तो दो शब्द हमारे ऐसे हैं या दो वर्ण ऐसे हैं जो अयोगवा है, अंग अह। इधर देखिए, ये अंग, इन्हें कहते हैं अनुस्वार। ये विसर्ग, और विसर्ग को हम क्या करते हैं? आधा अ पढ़ते हैं। और एक ये चीज होती है, इसे कहते हैं अनुनासिक। अनुनासिक। तीनों संकेत पता चल गया। जैसे कि एक हम लिखते हैं कुंदन, एक हम लिखते हैं चांद। क्या लिखते हैं? चांद। एक हम कभी कभार लिखते हैं अतः। अनुनासिक, अतः, कुंदन। समझ में आ गया? ये अपना अनुस्वार है, ये अनुनासिक है, और ये विसर्ग है। ये क्या है? विसर्ग है। तो अयोगवा कितने हैं? 2। कितने हैं? 2। अंग अह। इसके बाद आता है, आपने कभी कभार पढ़ा होगा साथियों, एक तो होता है ड, एक होता है ढ, होता है ना 2। इसके साथ ही एक कभी आपने ऐसा देखा होगा, और एक ऐसा देखा होगा शब्द वर्ण के नीचे बिंदी लगी हुई। हम कभी कभार लिखते हैं पेड़, तो ऐसा लिखते हैं ड, लिखते हैं ना ऐसा। हम अगर हम ऐसा लिख दें तो ये तो हो जाएगा सब पेड़, पेड़ हो गया ना। पेड़ शब्द तो अपने आप में क्या है? गलत है। सही शब्द क्या है? पेड़। तो हिंदी ने इन्हें भी अपने वर्ण माना है, हिंदी में इन्हें भी अपना क्या माना है? तो इन वर्णों को कहते हैं उत्क्षिप्त या ताड़नजात। उत्क्षिप्त या ताड़नजात कितने हैं? 2, ड और ड। ठीक है। पहले कितने थे? 44। 44 और 2 हमने कितने कर लिए? 46। 46 और 2 कितने हो गए? 48। अब हम बात करें संयुक्त व्यंजन की। हम हमेशा बात करते हैं कगड़ों में 36 अक्षर होते हैं। कितने अक्षर होते हैं? लेकिन हमने अभी तक यहाँ अक्षर कितने लिए हैं? 33 ही लिए हैं। ये है अपने संयुक्त व्यंजन, या इन्हें संयुक्त अक्षर कहते हैं। तो ऐसा क्यों, क्या कारण है कि हमने 33 ही लिए? तो अब देखिए, जो बाकी वाले हम शब्द अक्षर तरह गिया छोड़ रहे हैं, इसका मतलब है कि वो पहले जो 25 मतलब 33 व्यंजन लिए, उनमें से ही कोई एक व्यंजन, उनमें से ही कोई व्यंजन लिया है, और 2 व्यंजनों को एक साथ करके क्या किया गया है? संयुक्त बनाया गया। अब देखिए कौन कौन से ये शब्द हैं? अक्षर, तरह, ज्ञ, और एक हम हमेशा लिखते हैं ना, श्रवण लिखते हैं। जैसे मतलब हम ये शंकर वाला स है, और ऐसा र लगाते हैं, ये ठीक नहीं है, ये हिंदी मानवीकरण के अनुसार सही नहीं है। तो फिर उन्होंने कहा ये स्र सही है, ये स्र सही है। तो चौथा कौन सा होगा? स्र। ये 4 हिंदी में संयुक्त वर्ण है, जिन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन। इधर देखिए कौन कौन से शब्दों से निर्मित है? अक्षर है वो कौन, किससे है? का आधा है। और सब अगर हम ऐसा ये लिखें तो भी सही, ये लिखें तो भी सही, और अगर ये लिखें तो भी सही, का आधा और स तो भी सही है। ठीक है। दूसरा देखिए, तरह सब ता आधा और रा पूरा। अगर हलंत लगा के, हलंत का मतलब आधा होता है, और मिलाओगे तो भी सही होगा। फिर होता है ज्ञ, दिक्कत ज्ञ में आती है। दिक्कत कहां आती है? ज्ञ में। ज्ञ का मतलब होता है ज प्लस य, ज प्लस य, ज आधा या पूरा। लेकिन हम इसे वास्तविक, इसका अर्थ है ज्ञ। क्या अर्थ है? ज्ञ, ये अर्थ है। लेकिन हम पढ़ते हैं ज्ञ। क्या पढ़ते हैं? ज्ञ। ठीक है। तो हिंदी ग प्लस य को भी मानती है, य को भी, लेकिन ये सही नहीं है। ये हम ऐसा बोलते हैं, हम ऐसा
बोलते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हिंदी कहती है कि ये सही नहीं है। इसका सही विच्छेद क्या होगा? ज प्लस य, ज आधा और य, और उधर ये स्र स शंकर वाला आधा प्लस र पूरा। हो गए चारों? अब कितने हो गए? 48 और 4 52। कितने हो गए? 52। अगर हम दूसरी बात करें, मुख्यतः 44 होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमने बढ़ाकर कितने कर लिए? 52। अब इन्हें हम और आगे बढ़ाएंगे। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो आपको पता होगा कि हम कुछ उर्दू के शब्दों को या फारसी लिपि के वर्णों को हिंदी में मिलाते हैं। कभी आपने पढ़ा होगा क, ख, ग, ज और फ। क, ख, ग, ज, फ। कितने वर्ण हैं? 5 वर्ण हैं। तो इन पांचों को भी हिंदी में क्या किया गया है? सम्मिलित किया गया है। और उसके बाद हम इससे आगे बढ़कर अगर बात करें तो आपको पता होगा एक हमारा ग्रीक स्वर है जो हमने अंग्रेजी से लिया है। जैसे डॉक्टर के ऊपर मात्रा जो होती है ओ की मात्रा, ठीक है ना, लेकिन हमारे ओ की मात्रा तो अलग है। हमारे ओ की मात्रा तो अलग है, स्वरों में मात्रा अलग अलग है ना। हाँ, तो कभी कभार हो सकता है प्रश्न मात्रा से भी पूछ लिया जाए। प्रश्न किससे पूछ लिया जाए? मात्रा से भी। और पूछ लिया जाए अ की मात्रा बताओ, देखें किसकी मात्रा बताओ? अ की। क्या अ की मात्रा होती है? नहीं होती है। अ की मात्रा नहीं होती है। तो अब हम पहले तो वो देख लेते हैं पांचों फारसी वर्ण अपने, ठीक है। उर्दू से हिंदी में आए वर्ण, हिंदी में आए वर्ण कौन कौन से हैं? 5 है। कितने हैं? 5। और 5 कौन कौन से हैं भाई? क, ख, मैं मोटे तरीके से बात करूं तो जिन शब्दों के या जिन वर्णों के नीचे बिंदियां आती है, इसका मतलब वे कहां से लिए गए? उर्दू से। तो ये कितने हैं? 5 है। और उसके बाद एक है ग्रीक स्वर। कौन सा स्वर? ग्रीक स्वर। और ग्रीक स्वर कौन सा है भाई? जैसे कि हम लिखते हैं ये ऐसा है ना, ये ऐसा, ये आता है ना ऊपर ऐसा। अब देखो, जैसे कि उदाहरण के लिए डॉक्टर, क्या लिखते हैं हम? ये ऐसा करके छोड़ देते हैं ना, ऐसा ही करते हैं या फिर कुछ और करते हैं? ऐसा ही करते हैं ना। उसी प्रकार कॉलेज, ठीक है। हाँ, ऑयल भी हो सकता, बहुत सारे शब्द हैं। तो ये 5 और 1 ये, ठीक है। तो अब कितने हो गए? 58। अभी एक हमने ये शब्द लिया था और इसे अनुनासिक पढ़ा था। कितने हो गए? 59। कितने हो गए? 59। लगभग इतने वर्णों का प्रयोग हम करते हैं। लगभग इतने वर्णों का हम क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। किस में प्रयोग करते हैं? हिंदी में। अब हम इन सब की जगह के उच्चारण स्थानों के बारे में पढ़ेंगे। इन सब का उच्चारण स्थान कौन सा है? हम मुख्यतः उच्चारण स्थानों की बात करेंगे 44 की। कितने उच्चारण स्थानों के? 44। वही 11 स्वर और इसके साथ ही 33 व्यंजन। इससे पहले हम बात करें मात्राओं की। किसकी बात करें? मात्राओं की। तो इधर देखिए, ये आ, ई, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि, ए, आई, ओ, आओ। बस यहां तक ही। अंग और आहा वो अनुसार में आ जाता है और विसर्ग में आ जाता है। आ की मात्रा होती नहीं है, आ की होती है। ये छोटी ई की मात्रा, ये बड़ी ई की मात्रा, ठीक है। ये छोटा ऊ की मात्रा, ये बड़ा ऊ की मात्रा। फिर री की मात्रा अलग से होती नहीं, लेकिन हम ये लगाते हैं। इसका मतलब ही होता है र प्लस आधा ई, नहीं मतलब र आधा और ई छोटा ई। शब्द क्या बनेगा? री। जैसे कि हम शब्द कहते हैं ना कृपा, शब्द क्या लिखा? तो इसका मानवीकरण करोगे तो ये ऐसा लिखा जाएगा करीपा। समझ में आ गया? ये जो ये मात्रा ये किसकी है? री की। किसकी मात्रा? री की। आगे ए की एक मात्रा, आई की 2 मात्रा। समझ में आ गया? फिर ओ, औ। समझ में आ गया ना?
ये इनकी मात्रा है। बाकी दिक्कत नहीं आती मात्राओं में, यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि मात्रा इसके ऊपर एक है, हम ही एक लगा लेते हैं। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत है नहीं, यहाँ कोई दिक्कत नहीं, यहाँ कोई दिक्कत नहीं, बस इन दो चीजों को ध्यान रखना है और कुछ ध्यान रखना है नहीं। अ की मात्रा होती नहीं है, अ की मात्रा होती नहीं है। अब हम देखते हैं आगे। हाँ, पहली दूसरी में लिखा होता, पहली दूसरी में हेंगो लिखा होता भाई, मोह नहीं लिखा होता। हाँ भाई, आगे देखो, उच्चारण स्थान। सबसे पहले देखना है सबसे पहला उच्चारण स्थान कौन सा है, तो हमें ऐसे याद करना है कंठ। नहीं दिखाई दे रहा अंदर? अच्छा, ये नहीं दिख रहे हैं, चलो भाई, तो दिख रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं। हाँ भाई, कंठ, तालु, मुर्दा, कंठ, तालु और मुर्दा। ठीक है ना, सबसे पहले कंठ, फिर तालु, फिर मुर्दा, और उसके बाद दंत, ओष्ठ। बस यहां तक रुक जाओ, एक बार यहां तक रुक जाओ। अब इधर लिखो क से लगाकर, क, अगर यहां मैं चा वर्ग लिख दूं कोई दिक्कत नहीं, च छ ज ज, ठीक है, ट वर्ग, ट वर्ग, ठीक है ना। ये क वर्ग कंठ में, ये च वर्ग, ये ट वर्ग, ये त वर्ग, ये प वर्ग, हो गया। अब इधर देखो, आ से अनार और आ, आम, छोटी बड़ी, यहां आएगा नहीं, यहां आएगा नहीं, छोटा हूं बड़ा हूं, हो गया, यहां तक हो गया ना। कंठ से, तालु से, मुर्दा से, दंत से और ओठ से, हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, शब्द शेष कौन सा रहा? ए, आई, ओ, औ। हाँ हाँ, डाल देंगे डाल देंगे, मतलब हाँ भाई, तो अ आ हो गए, ई उ, ए आई ओ आओ। एक शब्द होता है वह, कौन सा शब्द होता है? वह। एक आपने देखा होगा विसर्ग, हाँ, ठीक है ना, ये मैं यहां लिख देता हूं ऊपर विसर्ग, ठीक है, विसर्ग यहां आ गया। अब इधर देखो, ए और आई का निर्माण कैसे होता है, जैसा कि हमने अपने कल वाले वीडियो में देखा था, ए बनता है वो अ प्लस छोटी या बड़ी, बराबर क्या होता है? ए, बराबर क्या होता है? ए। तो इधर देखिए, अ और ई, कंठ तालु, कंठ और तालु, तो ये दोनों से बोला जाता है, किससे? कंठ और तालु से। अभी तो हम यहां लिख दें कंठ और तालु, कंठ व तालु, ठीक है भाई। कंठ से बोला जाने वाला सब वर्ण को कंठीय कहते हैं, लेकिन अभी हम केवल और केवल समझने का प्रयास कर रहे हैं, उसके बाद हम देखेंगे, ठीक है। फिर ओ और औ, इधर देखो, देखे अ और उ मिलकर क्या करता है? अ प्लस छोटा ऊ या बड़ा ऊ, बराबर ओ, बराबर क्या होता है? ओ। तो अ किस में है? कंठ में। ऊ किस में? ओष्ठ में ना, हाँ, ऊ किस में है? ओष्ठ में। तो कंठ और ओष्ठ, ठीक है।
तो ये लिख दिया कंठ ओष्ठ। ठीक है, अब पीछे हमारा शब्द कौन सा रहा? व। कौन सा रहा? व जिस समय बोलते हैं, हम खुद बोलने का प्रयास करते हैं। हम खुद बोलने का क्या करते हैं? तो एक तो हमारे जो दांतों की बत्ती सी है, वो दोनों मिलने का प्रयास करती है दांतों, और इसके साथ होठ भी क्या होते हैं? मिलते हुए प्रतीत होते हैं। हम बोलते हैं ना व, क्या शब्द बोलते हैं? व। तो उस समय ऊपर और नीचे दोनों दांतों की बत्ती सी भी आपस में मिलने का प्रयास करती है और होठ भी मिलने का प्रयास करते हैं। इसीलिए दो दो एक मतलब दो दो क्षेत्र ऐसे जो एक साथ प्रयोग में आते हैं किसे व बोलने में। तो कौन कौन से? एक तो दांत और एक ओष्ठ। तो ये दंत प्लस दंत व ओष्ठ, दंत व ओष्ठ। इधर देखिए हमारा प तो आ गया, क्या आ गया? प तक आ गया, ह भी आ गया। ठीक है, शेष क्या रहा? स। एक तो स रहा, एक ये स रहा, एक ये स रहा है ना। और क्या रहा भाई? य र ल। हो गया है? बस ये तीनों, इन दोनों को साथ में रखना है, इन दोनों को साथ में रखना है, इन दोनों को साथ में रखना है। ठीक है, ऊपर से देखिए कंठ, तालु, मुर्दा, दंत, ओष्ठ, यही तो है ना? है ना? यही, कोई दिक्कत नहीं है। ओष्ठ को पहले को छोड़, ये कंठ को छोड़ दो और ओष्ठ को छोड़ दो, बाकी ये तीन है तालु, मुर्दा और दंत। स आ जाएगा च वाली लाइन में और यह आ जाएगा इसमें। ठीक है, फिर षटकोण वाला ट वाले वर्ग में और र आ जाएगा ट वाले वर्ग में। ठीक है, फिर क्या है? त वर्ग वाली ये स आ गया और क्या आ गया? ल। हो गया क्लियर? अब और एक चीज बताऊं मैं आपको, ये र है ना, र को लुंठित वर्ण कहा जाता है। कैसा वर्ण है? लुंठित वर्ण है। कौन सा? र। इसके साथ और बताऊं, एक चीज बताऊं मैं, हाँ, ल है वो है पार्श्विक वर्ण। कैसा वर्ण है? र है लुंठित और र क्या है? नहीं, अपने ल क्या है? पार्श्विक वर्ण। एक चीज बताऊं, अपन लिखते हैं अंगा, या लिखते हैं ना, है? और क्या लिखते हैं? अणा, ना और मा। ये पांचों नासिक्य। अगर आपको पूछ ले नासिकीय व्यंजन कितने हैं तो क्या है? 5। कितने हैं? 5। लेकिन ये 5 नासिकीय व्यंजन के साथ साथ यह किस में आएगा? कंठ में। अंगा कंठ में आएगा, यह किस में आएगा? तालु में। तालु है ना दूसरा। अणा किस में आएगा? मुर्दा में। और ना किस में आएगा? और मा किस में आएगा? ओष्ठ में। ठीक है, अब देखो याद कैसे करना, याद कैसे करना। सबसे निचला हिस्सा उच्चारण स्थान का, वाक तंत्र का सबसे निचला हिस्सा कंठ है। कौन सा है? कंठ। ठीक है, कंठ के बाद, कंठ से निकलते ही हम ज्यों मतलब आगे की ओर आते हैं तो ऊपर आता है तालु। क्या आता है? और तालु के बाद हमारी जीभ लपेटे लेती है ना जीभ, तो उसके बाद आता है मूर्धा। मूर्धा का मतलब ही क्या होता है? जीभ। इसलिए भाई संस्कृत में जीभ को मुर्दा कहा जाता है, इसीलिए इन जीभ से बोले जाने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? मूर्धन्य। बोल के देखो, देखे ट, ठ, जीभ लपेटे लेती है ना, हाँ। और उसके बाद आता है, जीभ के बाद आगे क्या आता है? हमारी बत्ती सी दांत। तो बोल के देखो, देखे त, थ, बोलते ही दांतों से और जीभ से स्पर्श होता है कि नहीं होता है? और उसके बाद दांतों के बाद बाहर में क्या है? होठ है, तो उसके बाद ओष्ठ। ठीक है, तो याद ऐसे होगा आपको, अन्यथा याद नहीं होगा कि सबसे पहला वर्ण क, कौन सा वर्ग आता है? क वर्ग। क वर्ग, तो क वर्ग, और सबसे नीचे कौन सा है? कंठ। उसके बाद आता है च वर्ग, तो दूसरे नंबर पर क्या आता है? तालु। उसके बाद तीसरा आता है ट वर्ग, तो उसके बाद क्या आता है? तालु के बाद मुर्दा। उसके बाद त वर्ग, तो मुर्दा के बाद क्या आता है? दंत आता है। और उसके बाद क्या है? लास्ट में प वर्ग, और दंत के बाद क्या आएगा? ओष्ठ। हो गए? ठीक है, अब बाकी ये यहां पर भी कोई दिक्कत नहीं। आ को क वर्ग के साथ जोड़ दो और ई को च वर्ग के साथ जोड़ दो, ये दोनों छोड़ दो और इसमें क्या जोड़ दो? ऊ। री है, ट वर्ग के साथ जोड़ दो। किसके साथ जोड़ दो? जहां र आ रहा है वहां री आ जाएगा, ये री जोड़ दो। यहां क्या जोड़ दो? री जोड़ दो। हो गया क्लियर? यहां
अब देखो, कंठ से बोले जाने वाले या कंठ स्थान से बोले जाने वाले उच्चारण स्थान है, जितने भी वर्ण है उन वर्णों को कहते हैं कंठीय। क्या कहते हैं? ये मैं पीछे वाले हटा दूं ना अब तो, है तो उन्हें कहते हैं कंठीय। क्या कहते हैं? कंठीय। तो आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि क वर्ग को कंठीय क्यों कहते हैं? क्योंकि कंठ से बोले जाते हैं। कहां से बोले जाते हैं? कंठ से। और अगर ये पूछा जा सकता है कंठ से बोले जाने वाले वर्णों को क्या कहा जाता है? कंठीय। क्या कहा जाता है? कंठीय। तो ये पहला है कंठीय। कंठ से बोले जाने वाले क्या है? कंठीय। दूसरा तालु से बोले जाने वाले तालव्य। कौन से? तालव्य। तीसरा मूर्धा से मतलब जीभ से, तो इसका मतलब है मूर्धन्य। कौन सा है? मूर्धन्य। और उसके बाद दंतीय, ओष्ठीय। हो गया। अब कंठ प्लस तालु, तो कंठ तालव्य। कंठ तालव्य। कोई संशोधन नहीं किया हमने, जैसा ऊपर लिखा वैसा का वैसा लिखते जा रहे हैं। कंठ और ओष्ठ, इधर ध्यान दो। अब हमें थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए संधि की। किसकी जानकारी होनी चाहिए? कंठ में क्या है साथियों? अ जुड़ा हुआ है, और सामने क्या है? ओ है ना। क्या होगा शब्द? कंठोष्ठी होगा। और क्या होगा? कंठोष्ठी होगा कि नहीं होगा? हाँ, तो बस ये कंठोष्ठी होगा। अब देखो, कंठोष्ठी है, ठीक है। और उसके बाद दंत प्लस ओष्ठ, दंतोष्ठी। हो गया क्लियर? ये अपने वर्ण विचार है। ये अपने क्या है? वर्ण विचार। अब हम इस वर्ण विचार की सारणी को पूर्ण तो कर पाए। वापस देखिए, सबसे पहले कंठ से बोले जाने वाले या जिन वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ से है उनको क्या कहा जाता है? कंठीय। तो कंठीय कौन कौन से? अ, आ, क, ख, ग, घ और अंग। हो गया। और इसके साथ विसर्ग यानी कि ह। ठीक है। दूसरा तालु, तालु से बोले जाने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं? तालव्य। कौन कौन से? छोटा ई, बड़ा ई। च, छ, ज, झ, य, स, य। ठीक है ना। य और य एक ही, लगभग एक जैसा प्रतीक होता है। य किसे कहते हैं? ये तो पता है ना, ये य और ये य लगभग एक जैसी उच्चारण स्थान है कि नहीं है? इसीलिए इन दोनों का उच्चारण स्थान भी एक जगह से है। समझ में आ गया? फिर तीसरा है मूर्धा। तीसरा कौन सा है? मूर्धा। इसे कहते हैं कि मुर्दा से बोले जाने वाला, अर्थात मूर्धन्य। मुर्दा का मतलब होता है जीभ। आप मुर्दा मत लिख देना, उसका मतलब चेंज हो जाएगा। ध से धनुष है, ठीक है ना। हाँ, री से ऋषि बाबा अपनी भाषा में कहे तो री, ट, थ, ड, ढ और न, उसके बाद स और र। हो गया। अब देखिए आगे, दंत मतलब दांतों से। मुर्दा के बाद क्या आता है? दांत आता है। तो देखिए दंती से कौन कौन से? त, थ, द, ध और न, और उसके बाद स और ल। ठीक है। अब अगला देखिए, ओष्ठ, होठों से। कभी कभार प्रश्न पूछा जाता है कि अगर किसी व्यक्ति के होठ कट गए तो वो कौन से वर्णों में बोलने में असमर्थता महसूस करेगा? प वर्ग। और उसके साथ ही ऊ करेगा या नहीं करेगा? अगर किसी की बत्ती सी खराब है तो त नहीं बोल पाएगा, मतलब त वर्ग नहीं बोल पाएगा ना। हाँ, तो बस ये चीजें याद रखनी है। इधर देखिए, ये है क्या? ओष्ठ, मतलब होठ से बोले जाने वाले। छोटा ऊ, बड़ा ऊ, प, ह। मतलब जिस समय प बोलते हैं नहीं बोलते, प बोल के देखो, दोनों होठ मिलते हैं, वो मिलते हैं नहीं मिलते? आपको कुछ नहीं करना है कि मतलब अगर परीक्षा में पूछ लिया कि प कौन से उच्चारण स्थान से बोला जाता है, तो उसी समय चुपचाप बैठे बोल जाओ प। तो उस समय जो उच्चारण स्थान साथ में क्या कर रहा है? क्रिया कर रहा है, मतलब काम कर रहा है, बस वो भर दो। तो सीधी बात है, प बोलते ही हमारा क्या होगा? होठ चिपकेगा आपस में, और क्रिया होगी कि नहीं होगी होठ के साथ? है। तो इसका मतलब है कि अगर किसी व्यक्ति के होठ कटे हुए हैं तो उसे प वर्ण बोलने में क्या आएगी? प वर्ग बोलने में दिक्कत आएगी। आएगी कि नहीं आएगी? उसी प्रकार अगर बत्तीस ही ठीक तरीके से नहीं है तो इसका मतलब वो कौन से बोलने में दिक्कत आएगी? ट वर्ग में।
ठीक है, अमूमन प वर्ग का ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो ओष्ठी में कौन कौन से आएंगे, छोटा उ बड़ा उ, और प वर्ग मतलब प फ ब भ और म। अगला देखिए कंठ और तालु, ये तो आपको पता चल गया ना, कंठ तालु में कैसे हुआ, ए और आई। बस कुछ नहीं किया हमने, तो ऊपर ही देखा, ये 5 याद हो गए, इसका मतलब सब याद हो गए। ठीक है, अब देखो देखें, ए और आई किसमें, कंठ तालव्य में। फिर कंठ ओष्ठीय में कौन कौन से, ओ और औ, और उसके बाद है दंत और ओष्ठीय, मतलब दांत और ओठ, मतलब ओठ दोनों क्या कहलाते हैं, दंतोष्ठीय। और उसमें कौन सा है, व, कौन सा है, व। ये अपना क्या है, उच्चारण स्थान है, ये अपना क्या है, उच्चारण स्थान। हो गया क्लियर, उच्चारण स्थान पूरा, नहीं आएगी दिक्कत। अगर मतलब आप लिखना चाहो अभी तो लिख सकते हो, और नहीं लिखना चाहो बाद में देखोगे लिखना तो फिर बाद में लिख देना, भले बाद में लिख देंगे, हम आगे बढ़े हैं। चलो ठीक है, तो ये तो है हमारी हिंदी की सामान्य जानकारी, मतलब कि कितने वर्ण होते हैं, कौन से वर्णों को कहां से बोला जाता है। लेकिन इसके साथ ही वर्ण अलग अलग है, इसके साथ ही क्या है, अब जैसे कि, और आपने सुना होगा सवर्त क्या है, विव्रत क्या है, सुना है ना। उसी के साथ ही आपने ये भी, अग्र स्वर क्या है, पश्य स्वर क्या है, मध्य स्वर क्या है, ये भी होते हैं। लेकिन ये अभी आपके है नहीं, हिंदी में तो है लेकिन आपके सिलेबस में है नहीं। हाँ, अल प्राण है, माँ प्राण है, घोष है, अघोष है, ये अभी हमारे है नहीं, आपके तो है नहीं। प्रतियोगी परीक्षाओं में चलते हैं, किसमें चलते हैं, अगर आप देखना चाहो तो कभी कालांश आ जाएगा तो YouTube पर देख लेना, लेकिन इनकी बात हम अभी तो नहीं करेंगे, हम अभी तो नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये अभी आपके है नहीं, इसलिए हमें बात करने से कोई मतलब ही नहीं है। अब उसके बाद हमारे जो टॉपिक है, अगर आप कहो तो अभी हम समास की बात कर लें। किसकी बात कर लें, समास की, ठीक है ना। किसकी बात करें, समास की, ठीक है। अब हम देखते हैं कि भाई समास क्या है, समास क्या है, और समास को देखते हैं इससे पहले हमें याद आना चाहिए संधि का। किसका याद आना चाहिए, संधि का, कि भाई आपने संधि किस तरीके से की। एक चीज मैं आपको बताऊं, अगर हम संधि और समास ठीक तरीके से ध्यान देंगे तो इसका मतलब है लगभग लगभग हम व्याकरण को ठीक तरीके से समझ पा लेंगे, क्योंकि इसमें उपसर्गों का भी प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, उपसर्गों का भी प्रयोग होता है, और इसके साथ ही इसमें प्रतियों का भी प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, प्रतियों का भी। और मुख्य शब्द क्या है, अलग शब्द क्या है, वो इन सब के साथ चलते हैं। लेकिन अभी हम संधि को एक बार छोड़ लेते हैं, याद हम, मैंने संधि यहां लिखा है इसलिए कि समास में 2 शब्द होते हैं, 2 शब्द, ठीक है, शब्दों का मेल होता है समास में, लेकिन संधि में वर्णों का मेल होता है, वर्णों का मेल। और इस मेल से क्या उत्पन्न हो, विकार, विकार, क्या उत्पन्न हो, विकार, वो कहलाती है संधि, वो क्या कहलाती है, संधि। और यहां संधि वर्णों से कोई लेना देना नहीं, समास में शब्द जुड़ते हैं, क्या करते हैं, शब्द। एक तो होता है समास और एक होता है समास विग्रह, समास विग्रह। समास विग्रह का मतलब क्या होता है कि 2 शब्द जुड़े हुए हैं, उनको तोड़ना, उनको तोड़ना, और वापस उन शब्दों को क्या करना, जोड़ना, क्या कहलाता है, समास। और तोड़ना क्या कहलाता है, समास विग्रह। जैसे कि मैं यहां लिख रहा हूं राम लक्ष्मण, राम लक्ष्मण, ठीक है, तो हम इस शब्द को लिख सकते हैं राम और लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण। मैं एक शब्द लिख रहा हूं यहां चक्रपाणी, ठीक है, शब्द क्या लिखा, चक्रपाणी। ये सामासिक शब्द है, कैसा शब्द है, मतलब समास किया हुआ है, समास में है ये शब्द में, लेकिन इसका समास विग्रह करोगे तो क्या कहेंगे, चक्र है जिसके हाथ में, चक्र है जिसके हाथ में, जिसके हाथ में, कौन, विष्णु या कृष्ण, विष्णु या
कृष्ण, है कि नहीं है? उसी के साथ बहुत सारे शब्द है, जैसे प्रतिदिन, दिनम दिनम प्रति, वो संस्कृत वाली बात है। किसकी बात है? अब हम यहाँ हिंदी में बात कर रहे हैं। प्रतिदिन का मतलब होता है प्रत्येक दिन। तो प्रत्येक दिन ये अलग अलग शब्द है, इन दोनों को हमने क्या कर लिया, जोड़ लिया, समास कर लिया, तो क्या हो गया? प्रतिदिन। अब आपको समझ में आ गया समास क्या है? ठीक है, इधर देखो, एक और चीज बताऊं। हमने कहा था कि वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं? मेल को शब्द कहते हैं। ठीक है, यहां कंफ्यूज नहीं होना है। आप यहां संधि में ये मत सोचना कि यहां भी वर्णों का मेल लिखा है, लेकिन यहां लिखा वर्णों के मेल से विकार उत्पन्न हो रहा है। क्या हो रहा है? विकार उत्पन्न हो रहा है। वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बना, शब्दों के सार्थक मेल से क्या बना? वाक्य। शब्दों के सार्थक मेल से क्या बना? इसीलिए वाक्य को हिंदी की क्या कहा जाता है? पूर्ण इकाई। हिंदी की पूर्ण इकाई कौन सी है? भाई भाषा की पूर्ण इकाई है वो कौन सी है? वाक्य है। क्यों? क्योंकि वाक्यों से ही तो क्या निर्मित होती है? भाषा। एक वर्ण भाषा नहीं बना सकता, एक शब्द भाषा नहीं बना सकता। तो आप कहोगे सर सार्थक से क्या मतलब है? ये भी पूछोगे ना। अगर मैं यहां लिख दूं कागज, इसका मतलब मैं कागज के टुकड़े की बात कर रहा हूं। ठीक है, अगर मैं यहां लिख दूं गज, हाथी, अगर मैं यहां लिख दूं गज का, इसका अर्थ है नहीं हमारे पास, तो नहीं है ना। तो इसका मतलब ये शब्द कहां हुआ? इसका सार्थक अर्थ तो नहीं निकल रहा, सार्थक अर्थ तो नहीं निकल रहा, तो इसका मतलब ये क्या नहीं है? शब्द नहीं। तो शब्द के भी क्या निकलने चाहिए? सार्थक अर्थ निकलने चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं हम समास के भागों के बारे में बात करें। समास मुख्यतः 6, मतलब भाग मुख्यतः 4 है, लेकिन हमारी किताब कहती है 6 है। कितने हैं? 6 है। एक और देख लेना, समास खुद है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस आस। ठीक है ना, मतलब नजदीक। मुख्यतः समास के 4 भेद हैं, लेकिन हम पढ़ते हैं समास के 6 भेद। समास के भेद कितने भेद? 6। कौन कौन से 6 भेद है? अविभाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व और बहुब्रीहि। ठीक है ना। देखो, अगर हिंदी में करना है तो फिर ब्री हो जाएगा। ठीक है, बाकी कुछ नहीं है। ये मात्राएं ध्यान रखना, कभी कभार शुद्ध शब्द पूछ लिया जाता है, द्वंद का भी शुद्ध पूछ लिया जाता है। अगर मैं द्वंद को लिखूं तो ये द्वंद सही है। ठीक है ना, ये द्वंद क्या है? सही है। ये गलत मत करना, ये द्वंद ऐसे लिखा जाता है। इसमें द आधा है, वह पूरा है, न भी आधा है, द फिर आधा है और वह पूरा है। समझ में आ गया? ये द्वंद पढ़ा जाता है। इधर देखिए 6 भेद बता रहे हैं। कितने भेद? 6। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि नहीं, इन 6 को 4 भागों में विभाजित। ये 6 कितने हैं? 4 भागों में। कैसे वे 4? हम एक बात करते हैं पूर्व पद की। कौन सा पद? एक बात करते हैं उत्तर पद। पूर्व का मतलब होता पहले वाला पद, उत्तर का मतलब होता बाद वाला पद। और एक बात करते हैं दोनों पद प्रधानता, दोनों पदों की प्रधानता। और एक क्या पढ़ते हैं हम? अन्य या तीसरा पद, या तीसरा पद प्रधान हो। तो पहला भाग ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया और चौथा ये हो गया। हम इतना जानते हैं कि बहुब्रीहि में अन्य अर्थ निकलता है। ठीक है, हम ये जानते हैं कि दोनों पद द्वंद्व में होते हैं, जैसे कि माता और पिता। हम ना तो माता को छोटा मान सकते और ना ही पिता को छोटा मान सकते। यही करते हैं ना तो माता छोटा है, छोटी हो सकती है और ना ही पिता। हमारे लिए दोनों बराबर है, भाई और बहन, भाई और
बहन, रात और दिन, राम और लक्ष्मण, हम किसे छोटा बड़ा माने, इसीलिए ये दोनों पद क्या है, समतुल्य है, समान बराबर है कि नहीं है? तो इसकी तुलना छोटे मोटे में नहीं की जा सकती, इसलिए इसमें दोनों पद प्रधान है। अब रहे पीछे चार, कितने रहे? पूर्व पद में अव्ययी भाव, ठीक है, और पीछे जो शेष रहे हैं तीन, वो तीनों कौन से हैं? उत्तर पद वाले, ठीक है। तो हम यहां लिख सकते हैं पूर्व पद की प्रधानता। अगर यहां लिख दे पहले पद की प्रधानता, तो गलत तो नहीं होगा ना? नहीं होगा भाई, सही होगा। पूर्व पद और पहले वाला पद एक ही चीज है, और ये तीनों है उत्तर पद की प्रधानता। और इसका मतलब क्या होता है? बाद वाले पद की प्रधानता, ठीक है। उत्तर पद, उत्तर का मतलब ही बाद वाला ही होता है। और फिर द्वंद्व में दोनों पद प्रधान, और बहुब्रीहि में तीसरा या अन्य पद प्रधान। याद रखना, जिस समय हम शब्द पढ़ेंगे ना, क्या पढ़ेंगे? शब्द। तो शब्द एक अलग अलग शब्दों को भी अलग अलग भाषाओं में पढ़ा गया। एक होता है रूढ़ शब्द, एक होता है यौगिक शब्द, और एक होता है योग रूढ़ शब्द। योग रूप पढ़ेंगे ना, उस समय बहुब्रीहि की बात और करेंगे, क्योंकि बहुब्रीहि समास के जितने भी उदाहरण है वो सब योग रूढ़ के उदाहरण है। किसके उदाहरण है? योग रूढ़ के उदाहरण है। अब देखिए, तो हो गया अवयव भाव, पूर्व पद की प्रधानता, तत्पुरुष, कर्मधारी और द्विगु तीनों में उत्तर पद की प्रधानता, द्वंद्व में दोनों पद प्रधान है, और बहुब्रीहि में तीसरा या अन्य पद की प्रधानता होती है। समझ में आ गया सबको आ गया ना? सामान्यतः प्रश्न यहां से अगर कोई बनेगा तो यहां से बन जाएगा कि मतलब पूर्व पद की प्रधानता कौन से समास में होती है, या अवयव पद में या अवयव भाव समास में खाली जगह पद की प्रधानता होती है, तो कौन से पद की होती है? पूर्व पद की। और अगर तत्पुरुष, कर्मधारी और द्विगु इन तीनों में उत्तर पद की प्रधानता होती है, लेकिन उसके बावजूद भी पूछेंगे संख्यावाची शब्द किस में होते हैं? द्विगु। विशेषण विशेषीय या उपमान उपमेय किस में होते हैं? कर्मधारी में, ठीक है। और विभक्ति या कारक चिन्ह किस में होते हैं? तत्पुरुष में होते हैं। तीनों का अलग अलग देख लिया। अब लास्ट में क्या है? द्वंद्व, दोनों पद की प्रधानता होती है। कभी कभार पूछ लिया जाता है समूह शब्द का प्रयोग किस में किया जाता है? द्विगु में। हम पंचवटी कहते हैं, क्या कहते हैं? इसका मतलब है 5 वटों का समूह। तीर आया, 3 रास्ताओं का समूह। चौर आया, 4 रास्ताओं या 4 राहों का समूह। तो समूह शब्द का प्रयोग भी किस में होता है? द्विगु में होता है। उपमान उपमेय या विशेषण विशेष्य किस में होता है? कर्मधारय में। और कारक के चिन्ह किस में चलते हैं? लेकिन इसमें प्रथमा नहीं होती, मतलब कर्ता नहीं होता ना, द्वितीया से सप्तमी चलता है। कहां से कहां तक? द्वितीया से सप्तमी। अब देख लेते हैं कौन कौन से। इधर देखिए, एक होता है कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, और क्या होगा? संबंध। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध के बाद अधिकरण आएगा, ठीक है। अधिकरण कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। कर्ता ने, ये होता नहीं है तत्पुरुष में, होता नहीं है ना। कर्ता ने प्रथमा होती नहीं है, द्वितीय होती है। कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग, उसके बाद संबंध का के की कोई दो वस्तुओं का संबंध बताया जाता है, ठीक है। और अधिकरण में पेपर, और लास्ट में होता है संबंध हे अरे ओ या भो, जो भी है। होता कि नहीं होता? हमें ये 6 याद करने हैं, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण, क्योंकि ये 6 तत्पुरुष के 6 भेद है। द्वितीय से सप्तमी तक, अर्थात करण से अधिकरण तक संस्कृत में आप विभक्तियों को, हिंदी में आप कारक को, हिंदी में कहीं कहो कारक। जिको संस्कृत में विभक्तियां है वे हिंदी में कहीं है कारक। जिकी संस्कृत में प्रथमा विभक्ति बा हिंदी में कर्ता कारक है। द्वितीय विभक्ति कर्म, तृतीय करण, चतुर्थी संप्रदान, पंचमी अपादान, षष्ठी संबंध और सप्तमी
अधिकरण, और संबोधन उठे हे अरे भो जो भी है, ठीक है, संबोधन उसमें भी इसमें भी। लेकिन ये छहों के छह किसके वेद है? तत्पुरुष के। किसके वेद है? तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि तत्पुरुष, निम्न में से तत्पुरुष का वेद नहीं है, कर्ता, मतलब ये पूछा जा सकता है कर्ता कारक, ऐसे भी लिखा जा सकता प्रथमा विभक्ति, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, तो कौन सा नहीं है? प्रथमा नहीं है, बाकी द्वितीय से सप्तमी तक चलती है, ठीक है। फिर तो कर्मधारय विशेषण विशेष्य आई, मतलब अपन आज सामान्यतः ऐसी ही बात करते हैं, इसके बारे में विशेष चर्चा है वो कल मतलब अगले आने वाले क्लास में करेंगे। और द्विगु क्या है? अब देखो कभी कभार दिक्कत आती है शब्द के, शब्द आ गया पीतांबर। अब पीतांबर एक तो मतलब है आसमान पीला है, इसका मतलब आसमान की विशेषता बताई जा रही है। क्या बताई जा रही है? आसमान की विशेषता। और एक कभी कभार हो सकता है आसमान की विशेषता बताई जा रही है, इसका मतलब विशेषण विशेष्य है, कर्मधारय होना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी ऑप्शन में होता ही नहीं है, तो फिर कर्मधारय नहीं होगा, तो इसका मतलब बहुब्रीहि है। इसका मतलब क्या है? बहुब्रीहि है। अब बहुब्रीहि में कैसे हुआ? देखो पीत, पीत का मतलब होता है पीला, और अंबर के मतलब होते हैं कपड़े। शब्द का यहाँ अंबर का मतलब आसमान भी होता है, अंबर का मतलब कपड़ा भी होता है, या पीत पट, ठीक है ना, तो ये होता है कपड़ा। इसका मतलब पीले वस्त्र कौन सुशोभित, किसको धारण होता, कौन धारण करता है? विष्णु। तो इसका मतलब बहुब्रीहि और कर्मधारय दोनों सही है। अगर कोई ऐसे शब्द भी आ जाए तो भी कंफ्यूज होना नहीं है। जैसे कि एक शब्द आए पदच्युत, पद से अलग, पद से अलग, अलग, च्युत का मतलब होता है अलग होना। उसी प्रकार कभी कभार शब्द आ जाता है, मान लो रसोई घर, क्या शब्द आता है? और हम क्या करते हैं कि रसोई घर लिखा है तो हम कह देते हैं रसोई का घर। क्या कह देते हैं? रसोई का घर नहीं होता, वो रसोई के लिए घर होता है। किसके लिए होता है? रसोई के लिए। तो फिर इसका क्या होगा? रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर, ठीक है। और ये रसोई के लिए घर कौन सा समास है? के लिए आ रहा है, तत्पुरुष है ना, और तत्पुरुष में भी कौन सा अगर पूछ ले तो संप्रदान, क्योंकि कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए। और यहां शब्द का पदच्युत, पद से अलग हो रहा है, तो कौन सा होगा? अपादान। कौन सा होगा? समझ में आ गया ना? है उसी प्रकार। और देखिए ये तो अपना तत्पुरुष हो गया, कर्मधारय में हमने ले लिया, इसके साथ ही अगर मान लो द्विगु का लें तो पंचवटी लिया, भी चौराया लिया, तीराया लिया, है ना, ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं। और उसके बाद द्वंद, आप सबको पता है कि माता और पिता है, भाई बहन है, गुरु शिष्य है कि नहीं है, राम लक्ष्मण है। इसके बाद में आता नाम आता है वो बहुब्रीहि। अब इसमें बात थोड़ी ध्यान रखनी, हो सकता शब्द आ जाए पंचानन और आप कह दो ये क्या है? पंच शब्द आया और संख्या है, क्या है? और आप द्विगु कर दो, नहीं द्विगु नहीं है, पंचानन। पंचानन अपने आप में विशेष तीसरा अर्थ निकालेगा। उसी प्रकार चतुरानन, षडानन और दशानन। दशानन है रावण, 10 आनंद है जिसके वह कौन? रावण। षड आनंद, षड आनंद है जिसके वह कौन? कार्तिकेय, भगवान शिव का बेटा। पंच आनंद, ये पंचानन, पंच आनंद है जिसके वह कौन? भगवान शिव। भगवान शिव को कहा जाता पंचानन। और एक इसी के साथ ही शेर का भी पर्याय है पंचानन, 5 आनंद है जिसके। और चतुरानन कौन? भगवान ब्रह्मा, है कि नहीं? ब्रह्मा जी के 4 है कि नहीं है? उसी प्रकार ये तो हो गया, तो इन सब में संख्यावाची है शब्द, कैसे है? उसके बावजूद भी कौन सा समास होगा? बहुब्रीहि। एक और चीज देखते हैं हम, कभी कभार शब्द आता है 55, हम कहते हैं 55 संख्यावाची है, लेकिन उसके बावजूद भी ये द्विगु समास नहीं है। इसमें है 50 और 5, 50 और 5। एक याद रखना, कौन सी चीज? द्वंद में और या फिर अथवा या का प्रयोग होता है। दिन या रात, दिन और रात होता है, दिन या
रात। तो इसमें फेल या पास, फेल या मतलब उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण। इसमें भी कौन सा समास कौन सा होगा? द्वंद्व ही होगा, क्योंकि दोनों शब्दों का महत्व है। अगर पास हो गए आप तो उत्तीर्ण हो, फेल हो गए तो अनुत्तीर्ण हो। समझ में आ गया ना? तो बस ये इसी तरीके से चलते हैं। अब रहा एक अव्ययीभाव समास। कौन सा समास? अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव में क्या होता है? अवयव होता है। पहला तो याद चीज याद रखनी है, क्या होता है? पहला पद मतलब पूर्व पद प्रधानता होती है, अवयव होता है। एक इससे बनने वाले शब्दों में बहुवचन नहीं होता। क्या नहीं होता? अगर बहुवचन हो रहा है इसका मतलब परिवर्तन हो रहा है। क्या हो रहा है? परिवर्तन। अब देखिए कैसे। एक शब्द है यथाशक्ति। यथाशक्ति मतलब शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार। एक चीज बताऊं मैं, अगर केवल शक्ति अकेली है तो इसका मतलब हम शक्ति का शक्तियों कर सकते हैं। भाई बहुत सारी देवियों के दर्शन हुए, तो हमें शक्तियों के दर्शन हुए। हमें किसके दर्शन हुए? शक्तियों के दर्शन हुए। तो हम कह सकते हैं, बहुवचन कर सकते हैं। लेकिन आगे यथा शब्द जुड़ गया, इसका मतलब अब नहीं होगा। अब यही होगा यथाशक्ति। अब यथाशक्ति और शब्द हम लिख रहे हैं तो गलत है। अब यथाशक्ति शब्द लिख रहे हैं तो क्या है? गलत है। उसी ये यथाशक्ति हो गया, वैसा का वैसा प्रतिदिन हो गया। ठीक है ना? ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो इन समासों में क्या है? चलते रहते हैं। अब विशेष तरीके से 10वीं बोर्ड में, किसमें? 10वीं बोर्ड में अगर किसी की परिभाषा पूछेंगे तो ये उत्तर पद और पूर्व पद वाली बात, या दोनों पद, या संख्यावाची, या फिर अन्य पद की पूछेंगे, या समूह, या विशेषण विशेष्य, या उपमान उपमेय, और या फिर सीधा पूछेंगे एक आध उदाहरण, या फिर सीधा क्या पूछेंगे? एक आध उदाहरण। और अगर ऐसा भी नहीं पूछते हैं तो फिर या तो फिर पूछेंगे आपको कोई देगा कोई शब्द, जैसे पंचानन दिया हुआ है, और पूछेगा कि शब्द में कौन सा समास है, समास विग्रह कीजिए। ठीक है? बस इस तरीके से आपके इतना ही आएगा, आपके इतना ही आएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा। उसी प्रकार कभी कभार शब्द आ जाता है मंत्री परिषद। मंत्रियों की परिषद होती है ना, मंत्री परिषद होती ही नहीं होती। ऐसे बहुत सारे शब्द है, और उन शब्दों में क्या इतना डिफिकल्ट नहीं आएगा आपके, इतना कठिन नहीं आएगा। ठीक है? लेकिन फिर देखेंगे हम उसके बाद में। तो आज इतना ही, आज इतना ही। उसके बाद कल हम जिस समय, या अगले क्लास में जिस समय हम समझेंगे, तो उस समय हम एक एक समास के बारे में वापस समझेंगे कि अव्ययभाव के 10-15 उदाहरण लेके भी देखेंगे, या 5-10 कम से कम। फिर इसकी परिभाषा के बारे में भी देखेंगे। आज हम इस क्लास में समास के बारे में सामान्य परिचय देख लिया। क्या कर लिया? जिससे कि आगे जिस समय हम वापस इस कालांश को ठीक तरीके से आगे बढ़ाएंगे उस समय हमें कोई दिक्कत